किसी भी विषय पर, किसी भी समस्या पर, किसी भी परिस्थिति में द्रवित हो जाता है। यस तो जब द्रवित हो जाता है तो उसमें दयालुता की भाव आ जाती है। किस रेंज के पीएच में सबसे अधिक न्यूट्रिएंट्स मिलता है क्रॉप को? क्या डिफरेंस है जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से खेती करते हैं? बिहार सरकार ने फार्मर्स के यंत्रीकरण के लिए, जैसा आपने बताया, भी जो ग्रुप और इंडिविजुअल को जो है सब्सिडी प्रदान करते हैं, तो कौन सा कितना सब्सिडी दे रहे हैं इंडिविजुअल को? प्लीज कम, बैठ जाइए। थैंक यू सर। कैसी हैं स्वीटी? यस स्वीटी कुमारी, यस सर। आप कहलगांव से है ना? कहाँ से? यस मैं कहलगांव से। अच्छा, सबौर से आपने ग्रेजुएशन किया, 2023 में किया, एग्रीकल्चर साइंस में किया, और आप असिस्टेंट डायरेक्टर, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। माता जी आपके आदर्श हैं और आप इमोशनल हैं, भावुक। यस भावुकता से क्या फ़ायदा है जीवन में? वो अनुभव होगा क्योंकि आप इमोशनल हैं। इसके भावुकता से 2 लाभ बता दीजिए और 2 हानि बताइए, यस। आराम से रिलैक्स होकर के। यहाँ बातचीत का क्रम, कोई इंटरव्यू है ऐसा बोल जाइए, बातचीत का क्रम बताइए। सर भावुकता से मेरा मानना है कि जैसे कोई काम हो तो उसे हम इमोशनली ज़्यादा टच होके नहीं कर पाएंगे, उसे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए, ताकि मैं उस काम को पूर्ण रूप से कर सकूं। जैसे इमोशनल का मतलब है सर, उसमें अगर हम इमोशनली उस कोई चीज़ से अटैच है तो वो चीज़ हमसे जल्दी दूर नहीं हो सकती है, यानी कि उसके लिए हमें थोड़ा उसे अच्छे से कर सकूं। इमोशनल और डेडिकेशन में क्या फ़र्क है? तो डेडिकेशन मतलब दृढ़ निश्चयता, एक गोल की ओर, कि अपनी सक्सेस की ओर जाना, यानी कि वो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे वो पाना है। एक डेडिकेटेड प्रतियोगी को इमोशनल बाधा बन सकती है कि उसको राहत दे सकती है? तो ये मैं नहीं पता, मैं दोनों में सपोर्ट नहीं करती हूँ कि बाधा भी हो सकता है और राहत, यानी कि दोनों हो सकता है सर। बाधा तो नहीं हो सकता है लेकिन वो राहत हो सकता है। वो इमोशनल अटैच है वो उस चीज़ से, उसको पाना चाहता है और उससे लगाव है, तो वो उसकी ओर जा सकता है सर। चलिए, मोटा मोटी सही है आपका कहना। भावुकता वह आत्मिक तरंग है जिससे व्यक्ति द्रवित हो जाता है बहुत जल्दी, किसी भी विषय पर, किसी भी समस्या पर, किसी भी परिस्थिति में द्रवित हो जाता है। तो जब द्रवित हो जाता है तो उसमें दयालुता की भाव आ जाती है। तो दयालु व्यक्ति दान देने में निपुण होता है, दक्षिणा देने में निपुण होता है, लोगों को सहयोग करने में, ये सब उसकी क्वालिटी है। तो ये सब जब भाव आते हैं तो एक जो डेडिकेटेड व्यक्ति है तो अपने को इन सब चीज़ों में सीमित करता है। इमोशन है उसके पास लेकिन अंडर लिमिट, उसकी एक सीमा, और सीमा में वो नहीं बढ़ेगा ना तो क्या है, उसके डेडिकेशन के लक्ष्य पूरा नहीं होंगे। फिर वो भावुक हो, किसी गरीब को देखेगा तो चला जाएगा उसको अन्न दान करने, उसको वस्त्र दान करने, जबकि उसका उद्देश्य है आगे जाने का, उसको लक्ष्य की प्राप्ति करने का। तो यह फर्क है। क्लियर हुआ? यस सर। प्रखंड कृषि पदाधिकारी बन के क्या करेंगे आप? नहीं, आगे भी अच्छा पोस्ट पर उन्होंने सिलेक्शन हुआ है, एसडीओ और ठीक है, असिस्टेंट ये डायरेक्टर। बता दीजिए, 3 आपका ऑप्शन है, सब डिविजनल। सर मेरी 2 में सिलेक्शन हुई है सर। 2 में है? यस सर, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। किसको प्रेफर करेंगे आप? सर मैं सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर को प्रेफर करूंगी। तो क्या उसके ड्यूटी रहेंगे सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के? उसकी जैसे कि पहले तो एक ये सर एक एक्सटेंशन वर्कर से जुड़ा हुआ है, जैसे एक्सटेंशन की ओर हमें ले जाती है, प्रचार प्रसार की ओर ले जाती है, और इसमें सर मेरी डायरेक्ट यानी कि किसानों से लगाव होगी, किसानों के हित में मैं अपना काम करूंगी। जैसे कि और मेरे अंडर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सर उसको मैं अच्छे से गाइड करूंगी, और जैसे कोई भी स्कीम आ रही है उसे इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे जिस क्षेत्र मुझे मिला है सर तो मैं उसकी क्रॉपिंग पैटर्न की जांच करना, फिर उसकी चैलेंजेस क्या है सर वहाँ की, और वहाँ की पोटेंशियल चैलेंजेस में जो भी कमी आ रही है सर मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी,
मैं ऊंचे स्तर पर ले जाने की उसको कोशिश करूंगी। और जो वहाँ की पोटेंशियल है सर, जैसे कि मिट्टी हो गई, मिट्टी उर्वरता की, और फिर वहाँ की पानी अवेलेबिलिटी की, फिर वहाँ पर जैसे कि मेरे क्षेत्र की बात करूँ सर, तो जैसे जर्दालू आम जो कि प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग मिली है 2018 में, तो मैं वहाँ चाहती हूँ कि सर वहाँ की प्रोसेसिंग यूनिट बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि मैं उस मैंगो को आगे बढ़ा सकूँ, जैसे स्क्वैश, पल्प ये बना के उसकी प्रोडक्ट बेच सकूँ सर। और वहाँ की एक फेमस है जैसे सर कतरनी राइस, उसे मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वेरी गुड। ये बताइए कि अभी आज का अखबार पढ़ी हैं आप? सर आज तो मैं सुबह सुबह निकल ठीक है, ली कल हूँ। पढ़ी थी ना? ये सर मैं करंट अफेयर डेली करना। डेली करते हैं, बहुत अच्छा है। देश के वित्त मंत्री कौन है? हाँ, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। और यहाँ बिहार सरकार में एक या दो महिला मंत्री का नाम बताइए। सर मुझे एक अभी याद आ रही है कि वो अन्नपूर्णा देवी, जो कि वुमेन इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट से है, लेकिन ये बिहार से नहीं, सेंट्रल लेवल की है सर। और दूसरा? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी मंत्री तो केंद्र में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट की अन्नपूर्णा देवी है। केंद्र में है। यस सर, केंद्र में। बिहार का मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार सरकार में, बिहार के मंत्रिमंडल में एक या दो कोई महिला मंत्री का नाम बताइए और उनका विभाग। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, देख लीजिएगा, ये सब जरूरी है ना। यस। सॉरी बोलने से नहीं चलेगा, इसको कंठस्थ रखिए कि बिहार के मंत्रिमंडल में कौन से विभाग के कौन मंत्री हैं। ये सर वो भी सेंट्रल सेक्टर वाले तो पता है कि बिहार केंद्र सरकार के दो अभी मंत्री यहाँ पर हैं। एक परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं और एक है लेसी सिंह, Yes. सप्लाई मिनिस्टर है। तो अभी महिला मंत्री यहाँ पर हैं। पूछा जा सकता किसानों के हित में केंद्र सरकार जो है कौन कौन तो पहले तो यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सर, और इसमें हमारे गवर्नमेंट यानी कि 6000 किसानों को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में देती है, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में देती है सर। और ये क्रॉप में जैसे कि हमारा जब सोइंग सीजन आती है, मेनली रबी और खरीफ क्रॉप, उससे पहले ये सरकार हमें देती है 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में, जो कि हमारे किसानों को इनपुट खरीदने में, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, उसमें मदद मिलती है। और एक है सर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि इसमें सर मेनली गवर्नमेंट सरकार हमारी माइक्रो इरिगेशन पे ज़्यादा जोर दी है सर, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का मेन एम है सर वाटर यूज इफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है और वाटर लॉसेस को कम करती है सर। इस पर कुछ सरकारी अनुदान भी है? इसमें सर यानी कि 50% सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा कोई परियोजना? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सर, नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सब है सर सेंट्रल सेक्टर की। और सॉइल के लिए कुछ है सर? सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो कि सर ये अभी बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई गई है हमारी सरकार की तरफ से 2015 में, जिसमें कि ये सर सॉइल पैरामीटर्स को नापती है। उसमें 12 पैरामीटर होती है, 9 तो न्यूट्रिएंट होती है और 3 होती है पीएच, ईसी और ओसी, जिससे कि ये किसानों को एक कार्ड देती है सर। उसमें रहता है कि कितना न्यूट्रिएंट की आपके फील्ड में ज़रूरत है और किस किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है सर। कितने पीएच, कितने मतलब किस रेंज के पीएच में सबसे अधिक न्यूट्रिएंट्स मिलता है क्रॉप को? सर ये न्यूट्रल पीएच में, न्यूट्रल क्या उसका रेंज है? सर 7, ऐसे एग्जैक्ट 7 है सर, लेकिन अगर फर्टिलिटी के आधार पे देखें तो 6 to 7। बिहार सरकार जो है हर 5 साल पर कुछ रोड मैप बनाती है। तो कौन सा रोड मैप अभी चल रहा है? सर अभी ये 4th रोड मैप चल रही है सर, जो कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चलाया गया है सर। और ये इसका बजट है 1,62,000 करोड़ बजट है, और ये 2023 से 28 तक चलेगी सर। इसमें कुछ कुछ एम है, इसका ऑब्जेक्टिव है सर कि जैसे कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना,
फूड प्रोसेसिंग की ओर ले जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और फिर है सर कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को खोला गया है, कस्टम हायरिंग सेंटर को खोला गया है सर इसमें। और एक है कि सर इसमें फीड को वितरण करना डोर टू डोर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ ऑर्गेनिक कॉरिडोर भी, यस सर, ऑर्गेनिक कॉरिडोर भी रोड मैप में लाया गया, जैसे कि 13 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे गंगा के किनारे है उसमें 92,000 एकड़ को सर ये एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं, लेकिन 92,000 एकड़ को इसमें लाया गया है सर ऑर्गेनिक कॉरिडोर में। कितने फार्मर्स को इन्वॉल्व किया गया है? सॉरी सर, जिले कितने इसमें इन्वॉल्व हैं? 13। यस सर 13 13 जिले। इसमें मतलब मेजर क्या डिफरेंस है जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से खेती करते हैं? सर जैसे कि सर जब हमारे यहाँ फूड क्राइसिस थी ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया सर तो पहले हम लोग को फूड इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारा कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया सर। तो इसमें लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या सर, हम लोग केमिकल की ओर ज़्यादा बढ़ गए, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की ओर ज़्यादा बढ़ गए, जिससे कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी को लॉस होने लगी सर, उसकी उर्वरता की कमी होने लगी और इन्वायरमेंट में भी उसकी इम्पैक्ट आने लगी, जिसके कारण कि अभी जो सरकार हमारी है वो ऑर्गेनिक की ओर ज़्यादा बढ़ना चाहती है, इको फ्रेंडली फार्मिंग करना चाहती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहती है, जिसके कारण कि हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे और हमारा इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली हो। इसलिए से तो जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन लागू हुआ वो भारतवर्ष के किन किन स्टेट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहा? सर पहले तो जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट जब आई थी सर, तो वो पंजाब, हरियाणा और कुछ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में ये लागू यानी कि ज़्यादा सक्सेस हुआ सर, और हमारे जैसे बिहार सब में सक्सेस नहीं हुई सर। तो इनका कारण बताओ सर। सही। तो इनका कारण था कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाई गई तो ये बेनिफिट बस बिग फार्मर को मिल रही थी सर, और लिमिटेड एरिया में मिल रही थी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की जो लैंड जो भूमि है सर वो मार्जिनल नहीं है, बड़े बड़े फील्ड हैं, तो उसमें हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से यूज हो रही थी सर, जिसके कारण कि वो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा मिल रहा था। वो पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर और इन्वेस्ट कर रहे थे सर, और हमारे बिहार में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे फार्मर हैं, जैसे मार्जिनल और स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर है, और इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन फंडा क्या था कि किस आधार पर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किए? सर फूड ग्रेन को बढ़ाना। नहीं, उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व किया गया? पहला था कि द्वार वैरायटी लाया गया। यस सर, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाँ, हाई यील्डिंग द्वार वैरायटी, हाई यील्डिंग के साथ साथ द्वार वैरायटी लाया गया। यस सर। क्योंकि लॉजिंग एक प्रॉब्लम था मेरे साथ। यस यस। हमारे जो प्लांट्स थे ना वो 50 सेंटीमीटर हाइट तक जाते थे, तो पानी और खाद देने से कुछ भी हवा बहा तो लॉज कर जाते थे। लॉजिंग होने से क्या होता था कि हमारा जो यील्ड जो है गेहूं का कम होता था। तो ड्वार्फनिंग जीन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, हमारे क्रॉसिंग करके हाइब्रिड वैरायटी बनाया गया, ताकि हमारा जो सीड प्रोड्यूस हो वो हाई यील्डिंग वैरायटी हो, जो ड्वार्फ हो, जो कि अधिक से अधिक मात्रा में भी हम फर्टिलाइजर दें तो लॉज नहीं करेगा। तो इसी कारण से लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर देके उससे ज़्यादा यील्ड देने की कोशिश किए। ज़्यादा जब हम फर्टिलाइजर देंगे, खासकर जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अधिक देंगे, तो ज़्यादा प्लांट जो होगा सक्लेंट होगा, ज़्यादा ग्रीन होगा, तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट का ज़्यादा अटैक होगा। तो जब इंसेक्ट ज़्यादा अटैक करेगा तो उसका कंट्रोल करेंगे। तो इंसेक्ट पेस्ट का भी ज़्यादा यूज हुआ। तो ये जो यूज हुए वो क्रॉप प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए हुआ था, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारे लिए वो हानिकारक बन गया। साल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो गया, पानी पोल्यूटेड हो गया। इसलिए हम लोग अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, आपने हॉबीज में दिया है बैडमिंटन प्लेइंग। एट ए टाइम मैक्सिमम कितने प्लेयर होते हैं बैडमिंटन खेल सकते हैं?
ये दो तरह होती है सर, जैसे सिंगल्स में खेल सकते हैं जो दो मैं प्लेयर। टू टू द पॉइंट आंसर दीजिए। एट ए टाइम मैक्सिमम कितना नंबर होता है? 2 या तो 4। हाँ, तो 4 बोलिए ना, मैक्सिमम भी लगा रहे हैं। सीधा सॉरी सर, बोलिए 4। जो। 4। अब आप ये बताएं, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? सर उनका कार्यकाल कब तक है? सर ये एक 1 मंथ एक्सटेंड की गई है सर उनकी। उसको लेकर के उनका सम पांडे है ना देख सर? उनका लीजिए। कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? मनोज पांडे है ना, Yes, 30 जून तक है। yes, और उसके बाद द्विवेदी को एक कर दिया गया है, लेकिन yes, तो उपेंद्र आपने द्विवेदी आप सर, हाँ? उपेंद्र द्विवेदी। हाँ, राइट। और उनका अब रैंक बता दीजिए, जब इतना जानते हैं। मनोज पांडे जी का रैंक क्या है? रैंक होता है Yes, ओहदा। अच्छा, कोई बात नहीं, उनका जर्नल है, लेकिन अभी जो अपॉइंट होंगे द्विवेदी साहब का मेजर जनरल हो गया ना, उनका जनरल। yes, ठीक है। ये बतावें, जो अभी बिहार सरकार ने फार्मर्स के यंत्रीकरण के लिए, जैसा आपने बताया, भी जो ग्रुप और इंडिविजुअल को जो है सब्सिडी प्रदान करते हैं, तो कौन सा कितना सब्सिडी दे रहे हैं इंडिविजुअल को, और ग्रुप फाइटिंग सेंटर को कितना दे रहे हैं? एसमास का नाम सुना है आपने? कैसे? एसमास, कैपिटल SMAM, एसमैम, मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ठीक है। Yes, तो वो आपने बोला था, इसलिए भी मैंने ये yes, क्वेश्चन yes, sir, submitted, सब्सिडी का बताइए कितना परसेंटेज दे रखा है? sir, 75%। नहीं, 40 to 80%। और कुछ फार्म्स इक्विपमेंट जो बनाते हैं उनके लिए भी है सब्सिडी 10%। तो ये सब देख लीजिए। और वो कस्टम हायरिंग सेंटर, स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर बिहार के 2 कमिश्नरी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रखा गया है। उसमें कौन कौन सा कमिश्नरी है ये बताओ? Sorry, sir. मगध और पटना। ठीक। अच्छा, IPM क्या है बताइए आप? सर IPM स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें सर हम लोग को यानी कि मिक्स यानी कि यूज करना चाहिए पेस्ट कंट्रोल के लिए, जैसे कि कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स को भी यूज करना है और कुछ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जैसे बायो पेस्टिसाइड, दोनों को इंटीग्रेटेड वे में यूज करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना और करे। हमको सिर्फ मतलब है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? सर दोनों यानी कि मिला के, कितना? सभी को मिला के सभी इंटीग्रेटेड जो है ना, सभी को तो मिला के। सभी, तो इसमें कितने मेथड्स है, क्या क्या आ सकता है? आपने बता दिया, 2 का बता रहे हैं। Yes, sir. इसको मिला नहीं, जितने भी कंट्रोल मेजर्स के मेथड है उसका समावेश करेंगे। Yes, sir, sir. क्लियर? आप देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, हम आंसर भी करते जा रहे हैं Yes, sir. और सुविधा के लिए। हाँ, आप ये बताइए, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके लिए? मेजर मेजर न्यूट्रिएंट्स जो यस सर, मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि NPK। मेजर मैंने कहा, देखिए इस क्वेश्चन को मेजर CHO सर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप नर्वस तो नहीं हो रही हैं? नो सर। मेजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, पौधे का बढ़ावाड़, उसके ये सर मैक्रो न्यूट्रिएंट को ही मेजर न्यूट्रिएंट बोलते हैं सर। मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। मेजर में NPK का नाम सुना है? इससे वही बोला सर मैंने, NPK। तो माइक्रो कैसे उसको बोलेंगे? हाँ। माइक्रो में आता है दूसरा, क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो कंफ्यूज मत होइए। मेजर में NPK हुआ, यस सर। N का क्या कार्य है क्रॉप को करने में, कुछ करने में? NPK का मेनली काम है सर NPK नहीं पूछ रहा हूँ मैंने, इंडिविजुअल पूछा है। N का क्या काम है? नाइट्रोजन का मेनली काम है सर कि वेजिटेटिव ग्रोथ को ठीक है। P का क्या प्रमोट काम करना। है? P का काम है सर कि रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अच्छा, K का क्या काम? K का काम है कि सर लग्जरी कंजम्पशन,
लग्जरी कंजम्पशन यानी कि उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को प्रोड्यूस करता है। नहीं, और लॉजिंग इसमें रेसिस्टेंसी डेवलप Resistance, कराने के Yes, sir. स्टिफनेस बढ़ाता है। हाँ, यस सर, लॉजिंग ये रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस। क्लियर है ना? यस जो बोले उस पर पिन पॉइंट कीजिए। अभी जो है मॉनसून जो है, आपने कहा जो हम पेपर देखते हैं और आज नहीं देखे कल नहीं देखे, लेकिन मॉनसून जो है साउथ वेस्टर्न मॉनसून कहाँ से चलती है और कहाँ रुकी हुई है और कितने दिनों में बिहार आने की संभावना? तो साउथ में वेस्टर्न मानसून अरेबियन सी से चल के सबसे पहले 1 जून को केरल में आती है सर। और बोलिए, आगे बढ़िए। सर और केरल से जब वो रिटर्न होके हमारे बिहार में लगभग 15 जून तक वो आती है सर। इसके बीच में और कहीं कहीं से गुजरती है वो? ये सर, ये हाँ। मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरती है। और मध्य प्रदेश और जैसे ऊपर पंजाब अरे बंगाल से भी गुजरती है। Yes. वहीं इस्लामपुर में रुका हुआ। कब तक आने की संभावना है? सर हमारे बिहार में 17 जून तक आने की संभावना है। हाँ। अच्छा, इसकी गति क्या है? मानसून का कितना किलोमीटर पर आवर? वो तो 31 से ही अभी में आ जाना चाहिए था। यस सर, ये इधर 13 तक 12 तक आने की मिड संभावना जून में है। इसकी गति क्या है? वो आज के पेपर में है, तो आप फिर ये इससे एग्जाम्प्टेड में। और आप बताइए। हाँ, यहाँ जो है आप कहाँ, बक्सर की रहने वाली हैं? भागलपुर। भागलपुर। क्या क्रॉपिंग सिस्टम? सर भागलपुर की क्रॉपिंग पैटर्न मेनली पैडी, व्हीट और मेज। मेज। यस सर। मेज में हाइब्रिड और कंपोजिट का नाम सुने हैं? यस सर, यस सर। कंपोजिट वैरायटी का नाम बताइए। सर कंपोजिट वैरायटी कंचन और लोकमंत। अच्छा सुनिए, हाइब्रिड का बताइए। हाइब्रिड किसान, जवाहर, विजय, अंबर। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, जो किसान जो है बिहार के किसान या झारखंड के किसान जो भी समझिए, वो किस इसमें हाइब्रिड को रखता है कि कंपोजिट को रखता है? सर वो दोनों को रखते हैं। क्या है, हाइब्रिड दूसरे साल लगाएंगे तो होगा? तो जैसे कि पैडी का बात करूं सर, तो कुछ फार्मर नहीं होगा हाइब्रिड। इसलिए जो खाने से शेष बचा वो कंपोजिट वाला जो है वही है। हाइब्रिड देखते हैं, भिंडी उंडी सब जो ज़्यादा दे रहा है हाइब्रिड को सीड पर्पस में यूज नहीं करते। अच्छा, किसी भी फसल के लिए आप जब बनेगी तो क्या मतलब क्या रिकमेंड करेगी, कैसा सीड का इस्तेमाल करे फार्मर? सर मैं मेनली सर्टिफाइड सीड को रिकमेंड करूंगी। सर्टिफाइड सीड। क्यों? क्योंकि सर ये हमारे जो एक 4 प्रोसेस होती है, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड, तो ये फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है सर। और हमारे फार्मर्स के लिए ये सर्टिफाइड सीड यानी कि यूजफुल होती है। और इसमें सर ग्रोइंग यानी कि जेनेटिक प्योरिटी सर और फिजिकल प्योरिटी। उससे भी आगे बढ़िए। क्या के बाद सर्टिफाइड सीड बनता है, कैसे बनता है? सर ये फाउंडेशन सीड से बनता है सर। बनता तो है, लेकिन अल्टीमेटली जो है उसका पूरा टेस्टिंग होता है ना, रिसर्च फील्ड में, फार्मर्स फील्ड में। यस और सर। होता है, उसके बाद इंसेक्ट पेस्ट लगा के भी देखा जाता है। यस सर। तब जाके डिफरेंट रोल है उसमें, तब ना उसका यील्ड उड लेके कई जगह से देखे तब रिकमेंड, तब सर्टिफाइड सीड हुआ। यस वो मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, Yes. चलिए। नहीं, सर्टिफाइड सीड वैसे नहीं बनता था। आखिर रिसर्च ना करके वैसे नहीं ही बनता। होगा। फाउंडेशन Variety- सीड जो है ना, वो दिया जाता है फार्मर्स को या जो भी एजेंसियां हैं उनको दिया जाता है कि आप प्रोड्यूस करके दो। तो वो सीड प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है, उसमें देखा जाता है कि उसमें इनट मटेरियल कितने हैं, फालतू कितने हैं, और उसके साइज वगैरह सब देखते हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज देखते हैं। तब उसी को सर्टिफाई किया जाता है कि ये सीड जो स्टॉक है इसमें जर्मिनेशन परसेंट इतना है, इसमें इनट मटेरियल इतना है, दैट इज द सर्टिफाइड सीड। हम इसको जिम्मा लेते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि इसको आप सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन इतना परसेंट होगा ही होगा है। उसमें जो धान के अलावा जो है इनट मटेरियल जो है इतना होगा।
यही सर्टिफाइड तो यही करते हैं। बिल्डर सीट बनाते हैं, बिल्डर सीट से फिर हम लोग फाउंडेशन में आते हैं। फाउंडेशन सीट को हम लोग देते हैं गांव में या जो इंस्टीट्यूशन को कि आप इसको सर्टिफाइड सीट बना के भेजो, मतलब प्रोड्यूस करके भेजो। तो वहाँ जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट है ना वो डिसाइड करता है कि सर्टिफाई करता है। यहाँ पर जो आपका लेबोरेटरी है जैसे मीठापुर में है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वो बीच बीच में आके देखता है कि आपने कितना इसका जो हमारा जिस सीड का हम उपजाए हैं उसके अलावा भी कोई वैरायटी लगा हुआ है तो दिखाई पड़ जाता है, डिफरेंस आता है, उसको वांछित करके निकाल लेते हैं। तो यही काम है जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, वो हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता महीना जैसा उसका रहेगा वो आके देखता है और उससे एक सर्टिफिकेट मिलती है कि इन्होंने ठीक से प्रोड्यूस किया। समझे, सर का कहना एकदम सही है, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी रोल है जो ये डिफरेंट हम उस एंगल से कह रहे हैं कि टेस्टिंग होती है जिसमें इंसेक्ट पेस्ट लगा के देखा जाता है, तब यील्ड हाइट यील्ड जितना है, सॉइल साइंस का भी पैरामीटर्स लिए जाते हैं, सारा टेस्टिंग के बाद वो सर्टिफाइड होके आपके पास चलिए ठीक है। वैरायटी। हम लोग 25 मिनट आपसे बात किए है ना, अधिक समय आपका हम लोग दिए इसलिए कि जो जानकारी जो प्रश्न उठ रहे हैं उसको गहराई तक आप समझ सकिए। बाकी तो पाठ्य पुस्तक में आपने जो पढ़ा है, क्लास में जो आप पढ़ा है, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उसमें आपको पूरी जानकारी है। आपका मूल्यांकन यही है, फीडबैक यही है कि नॉलेज अच्छा है आपका। आपका जो धारा प्रवाह आंसर था वो मुझे संकेत दे रहा था कि आप में शिक्षक बनने की बड़ी अच्छी क्वालिटी है। यस सर। ये आप फील करते होंगे, आपके माताजी पिताजी फील करते होंगे, आपके जो संगी साथी होंगे फील करते होंगे कि एक्सप्रेशन इज़ वेरी गुड। जैसे आप बोल रहे हैं, लग रहा है ब्लैक बोर्ड पे क्लास ले रहे हैं, हम मग्न होकर सुन रहे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसका प्रदर्शन सीमित संख्या, जितने प्रश्न पूछे जाएं उसका उत्तर स्टेट में देंगे वहाँ। बाकी अखबार, जनरल नॉलेज, किसान डायरी वगैरह का अध्ययन करेंगे। इंटरव्यू के लिए कपड़े थोड़ा जस्ट नहीं रहे हैं, हाँ सर वो कोई बात नहीं है, यहाँ चलेगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन कपड़े सलवार वो मेरा आज आया नहीं, हाँ ठीक है। साड़ी वगैरह जो सोबर कलर के होंगे साधारण ढंग से पहनेंगे। कभी कभी क्रॉस लेग आप कर रही थी, यस वो एक बार मैंने, हाँ वो नहीं होना है। बिल्कुल जैसे आप अभी मुद्रा में बैठे हैं ना, उसी मुद्रा में बैठना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठना है। और जब प्रवेश करेंगे तो एक को नमस्कार विश कर देने से सबको हो जाएगा, सबको बारी बारी से करने की जरूरत नहीं है। और बैठने के समय थैंक यू जैसे भी आपने यहाँ कहा तो आपको कहना है, और आई कांटेक्ट सबसे बना रहेगा। कोई सवाल हो तो पूछे। सर मैं आप सर से कहना चाहूँगी सर, पूछिए। सर जैसे कि मैंने पढ़ा है सर कि फाउंडेशन सीट को फार्मर्स को नहीं दिया जाता। फार्मर्स को नहीं दिया जाता? यस। जैसे हम जो सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी है ना उनको दिया जाता है। यस। और वो उसको सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से उसको प्रोड्यूस करते हैं और वो फिर बैक करते हैं जहाँ से आया है सीड। जैसे यहाँ सीड्स प्रोसेसिंग प्लांट है आपका सबौर में है। यस। तो वो हमारे जैसे हम पहले वेटनरी में थे पोस्टिंग, तो हमको आती थी वहाँ से फाउंडेशन सीड, हम उसको लगाते थे। लगाने के बाद यहाँ मीठापुर में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को रजिस्ट्रेशन कराते थे। उसका आदमी आता था, हर स्टेज में उसकी देखता था। उसके बाद उस पर एक रिपोर्ट आती थी, रिपोर्ट को अटैच करते थे हम लोग। उसके बाद सीड को हम लोग वहाँ भेजते थे सीड प्रोसेसिंग प्लांट में। सीड प्रोसेसिंग प्लांट में जाके वो डिसाइड होगा कि वो ग्रेन्स का साइज क्या है, उसके फखरी कितना है, तो उसकी आपकी जो क्या बोलते हैं परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन कितना है, तो वो एक लेवल देगा कि उसी के अनुसार वो बोरा में पैक करके वो लिखेगा कि इतना टैग। हाँ तब जब एक बार क्या हुआ कि स्ट्राइक हो गया लेबर का यहाँ पर, तो हमारा सीट इतना पैदा हो गया, हम एक ट्रक भेजते थे। तो हम लोग क्या करें, तो हमने क्या किया कि सर्टिफाइड तो हम कर नहीं सकते थे, तो हम ट्रूथफुल सीट करके भेज दिए। यस। बोरा में लिख दे कि ट्रूथफुल सीट वैरायटी करके बोरा को छपवाए, बहुत मेहनत किए।
हमारा प्रिंसिपल से हम बात किए कि भैया इतने मेहनत किए हैं और उसी को बेच के हम लेबर का पेमेंट करते थे, तो ट्रूथफुल सीड हम बेच सकते थे। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन है जहाँ सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, वही डिसाइड करेगा कि इसमें कैसे किया गया, इसके मतलब वहाँ प्रोसेस है ना कि साइज क्या है, उसका जर्मिनेशन क्या है, वो ग्रेड करेंगे लेबल और टैग। हाँ, और जो बच जाता है वो ट्रूथफुल में बिकता है या उसको हम लोग नन सीड करके बेच देते हैं। ठीक है स्मृति, यस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जाइए, एक कंफ्यूजन था थैंक यू ना। सर। क्लियर हो गया ना? यस ठीक, ओके।